स्टुअर्ट मिल। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में अर्थात पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत अब उपयोगितावादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बेंथम का अध्ययन किया। मिल का सामान्य परिचय जिसका अध्ययन हम करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ। उसका पिता जेम्स मिल प्रसिद्ध विद्वान जेरेमी बेंथम का प्रमुख अनुयायी था और इस प्रकार जॉन स्टुअर्ट मिल को प्रारंभ से ही उपयोगितावादी विचारधारा को समझने का अवसर मिला। वस्तुतः जेम्स मिल अपने पुत्र को उपयोगितावाद का एक कर्मठ समर्थक एवं व्याख्याकार बनाना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने जेम्स मिल को बड़े नियोजित ढंग से शिक्षित किया। जेम्स मिल ने अपने पुत्र को 3 वर्ष की आयु में से ही शिक्षा देना प्रारंभ किया और 16 वर्ष की आयु तक जे.एस. मिल की समस्त औपचारिक शिक्षा का अंत हो गया। इस दौरान उसने अंग्रेजी भाषा के अलावा ग्रीक व लैटिन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया तथा प्लेटो, हीरोडोटस, डायोजेनीज, अरस्तु आदि प्राचीन यूनानी विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का भी दायित्व निभाया। उसने विभिन्न प्रयोगात्मक विज्ञान और गणित, तर्कशास्त्र तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया। मिल को कभी स्कूल नहीं भेजा गया, बल्कि उसके पिता जेम्स मिल ने उसके पाठ्यक्रम को तैयार किया और उसे पढ़ाया भी। मिल समझ गया कि प्रत्येक विचार एवं मत को जो परंपरा से पवित्र माना गया है को स्वयं अपने विवेक द्वारा परखा जाना चाहिए। मिल जैसे जीवनी से पता चलता है कि मिल ने अपने पिता के अनुसार बेंथम के उपयोगितावाद का अनुसरण किया, किंतु एक विद्वान होने के नाते उसको ये समझ में आ गया कि कोई भी विचार या मत जो परंपरा से पवित्र माना गया है, मतलब उसको इसलिए पवित्र मान लिया गया है कि परंपरा से सब पवित्र मानते आ रहे हैं, तो मिल ने कहा कि ऐसे विचार को विवेक द्वारा परखा जाना चाहिए। पिता के निर्देश के अनुसार उसने जॉन एस्टिन जैसे विधि शास्त्री से कानून का ज्ञान प्राप्त किया और 1822 में उसने अपने पिता के अधीन इंडिया हाउस में एक क्लर्क की नौकरी प्रारंभ की। अपनी मेहनत के आधार पर वह 1856 में इंडिया ऑफिस का अध्यक्ष बना, किंतु 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और जॉन को भी पद मुक्त कर दिया गया। 1865 में मिल निम्न सदन कॉमन सभा, ब्रिटेन की कॉमन सभा के लिए निर्वाचित हुआ और 3 वर्ष तक उसने एक प्रतिभाशाली सांसद के रूप में कार्य करने की चेष्टा की, किंतु वह लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पाया और आगामी चुनावों में हार गया। मिल के राजनीतिक चिंतन के विकास को प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं थी। उसने 16 वर्ष की आयु में फ्रांसीसी विद्वान ड्यूमॉन्ट
की पुस्तक कानून के सिद्धांत का गंभीर अध्ययन किया, जिसमें बेंथम के नैतिकता एवं कानून संबंधी विचारों को संपादित किया गया था। इसे पढ़कर जॉन ने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों के प्रसार का संकल्प लिया। 20 वर्ष की आयु में जॉन ने बेंथम के ग्रंथ साक्ष्य की उत्पत्ति, रेशनल ऑफ एविडेंस का संपादन किया। यह एक बृहद कार्य था और उसने इस ग्रंथ के संपादन के लिए इतना कठोर श्रम किया कि वह बीमार हो गया। अपनी बीमारी के दौरान उसे अनुभव हुआ कि बेंथम का उपयोगितावाद मात्र बौद्धिक है। विद्यार्थी ध्यान रखेंगे जीवनी में कि जब कानून की साक्ष्य की उत्पत्ति नामक बेंथम के ग्रंथ को मिल ने संपादित किया, तब वो मेहनत के कारण बीमार हुआ और बीमारी के दौरान उसे अनुभव हुआ कि बेंथम का उपयोगितावाद मात्र बौद्धिक है, इसमें भावनात्मक पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की गई है। अतः उसे वर्ड्सवर्थ की कविताओं तथा कॉलरिज की रचनाओं से भावनात्मक आनंद की प्राप्ति हुई। मिल के चिंतन को उसकी युग की विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों ने भी प्रभावित किया। वह 19वीं सदी का मध्यकाल था, जबकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में धनिक वर्ग का राजनीति में वर्चस्व स्थापित हो चुका था और समाज का बहुसंख्यक वर्ग अपनी स्थिति से असंतुष्ट था। बेंथम एवं उसके अनुयायियों की सुधार योजनाओं के अंतर्गत मताधिकार का विस्तार किया गया था और प्रतिनिधित्व में भी सुधार किया गया, किंतु इन उपायों के बावजूद व्यक्ति एवं समाज के जीवन में असंतोष व्याप्त था। मिल ने यह भी अनुभव किया कि नया सत्ताधारी वर्ग लोकतांत्रिक पद्धति से चुना तो गया था, किंतु वह समस्याओं के समाधान के नाम पर ऐसे कानूनों को बना रहा था जो शासन सत्ता को तो मजबूत करने वाले थे, किंतु सामान्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नए नए प्रतिबंध भी लागू करने वाले थे। इस स्थिति में उसने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न पर गंभीर रूप से विचार किया। उसने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की, बेंथमवादी नीति की भी समीक्षा की। उसने ऐसे सुधारों पर बल दिया जो मजदूरों की दुर्दशा का अंत करने में सहायक हों और उन्हें मनुष्य के रूप में उचित अधिकार व अवसर प्राप्त हो। सन 8 मई 1873 को ऑविग्नॉन में ही जॉन मिल की भी मृत्यु हो गई। जॉन मिल द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ: सिस्टम ऑफ लॉजिक, ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, सब्जेक्शन ऑफ वुमन तथा ऑटोबायोग्राफी। इस प्रकार हमने मिल की इस जीवनी में या सामान्य परिचय में अध्ययन किया कि मिल ने अपने गुरु बेंथम का अनुसरण किया, किंतु बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को उन्होंने केवल बौद्धिक दर्शन कहा। उन्होंने उसने अनुभव किया कि इसमें भावनात्मक पक्ष की उपेक्षा की गई है। और दूसरा यह कि मिल ने स्वीकार किया कि कोई भी विचार यदि परंपरा से पवित्र माना गया है तो भी उसे विवेक की कसौटी पे परखा जाना चाहिए। अब इन विचारों को ध्यान में रखते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयुक्तवादी विचारों का हम अध्ययन करते हैं। मिल ने
अपने उपयोगितावाद संबंधी विचार अपने ग्रंथ यूटिलिटेरियनिज्म में प्रस्तुत किए हैं। वह बेंथम का अनुयायी था, किंतु उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं संवेदनात्मक अनुभवों के आधार पर बेंथम के उपयोगितावाद में ऐसे आधारभूत संशोधन एवं परिवर्तन किए जिनके कारण उपयोगितावाद की मूल विचारधारा की प्रकृति व स्वरूप में परिवर्तन आ गया। अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में आवश्यक परिवर्तन किए, जिनमें सबसे पहला है कि सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद भी होता है। जहां बेंथम ने सुखों में केवल मात्रा का अंतर माना, गुण के आधार पर सभी सुख उन्होंने बराबर माने थे। और इस संबंध में उनका एक कथन था कि पुष्पिन और काव्य पाठ से मिलने वाला आनंद एक जैसा है। मतलब पुष्पिन बच्चों का खेल में भी वैसे ही आनंद बच्चों को मिलता है जैसे एक कवि को काव्य पाठ में मिलता है, क्योंकि उनके अनुसार सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, गुण के दृष्टि से सभी सुख बराबर प्रसन्नता देते हैं। वहाँ मिल ने बेंथम के इस विचार में परिवर्तन किया और मिल का इस संबंध में मिल का एक प्रसिद्ध कथन है कि एक संतुष्ट सुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। यदि सुअर और मूर्ख इससे सहमत नहीं है तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपने पक्ष को ही जानते हैं। इस प्रकार बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर मानता है, वहां मिल सुखों में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के अंतर को मानता है। मिल की इस कोटेशन से समझ में आता है कि मिल ने कहा कि एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। मिल ने कहा कि ऐसे संतुष्ट पशु की तुलना में वह असंतुष्ट मनुष्य अधिक अच्छा है, क्योंकि पशु को ज्ञान ही नहीं है। इसके बजाय असंतुष्ट जो मनुष्य है वो कम से कम अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। तात्पर्य यह है कि ऐसे मूर्ख संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात अधिक अच्छा है। इस कोटेशन की मूल भाव ये है कि सुख मानसिक होते हैं, ना कि भौतिक। जहां बेंथम केवल भौतिक सुखों की कल्पना करते हैं, वहां मिल मानसिक सुखों की कल्पना करते हैं कि वो सुख ज़्यादा स्थायी है जो मानसिक प्रसन्नता देते हैं। भौतिक सुख केवल उस परिस्थिति में रहने तक ही सुख प्रदान करते हैं, लेकिन जो नैतिक सुख हैं वो या मानसिक सुख हैं वो अधिक चिरस्थायी हैं और वो दीर्घ समय तक भी सुख देते हैं। इसलिए सुखों में गुणों का अंतर होता है। दूसरा है सुखों का मार्ग स्व केंद्रित नहीं। बेंथम ने मनुष्य को ऐसा स्वार्थी प्राणी माना है जो सदैव अपने सुख के लिए ही कार्य करता है, किंतु इससे उसके सिद्धांत में भी विरोधाभास पैदा होता है। जब सभी व्यक्ति अपने सुख के लिए प्रयत्नशील होंगे तो सामूहिक हित, सार्वजनिक सुख जिसको बोलते हैं, की उपेक्षा संभव है। मिल का भी विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, किंतु बेंथम के विपरीत मिल का मत है कि सुख स्वयं के हित की पूर्ति में नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों के हितों की पूर्ति से स्वयं को सुख मिलता है। मिल के अनुसार सुखी व्यक्ति वे ही होते हैं जो अपनी प्रसन्नता के स्थान पर दूसरों की प्रसन्नता तथा मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है सुख व दुख का आंतरिक स्रोत भी। बेंथम ने सुख व दुख के
5 स्रोत बताए: प्राकृतिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक। किंतु मिल का मत है कि इन बाह्य स्रोतों के साथ ही सुख व दुख का एक आंतरिक स्रोत भी होता है। मिल के अनुसार मनुष्य की कर्तव्य भावना सुख दुख का आंतरिक स्रोत है। मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले अथवा बाद में अपनी नैतिक चेतना की कसौटी पर अपने कार्य की अच्छाई या बुराई की जांच करता है। यही कारण है कि मनुष्य कोई अनुचित कार्य करने के बाद अपने मन में दुख व गिलानी का अनुभव करता है और अच्छा कार्य करने पर सुख व संतोष का अनुभव करता है। अगला है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वैयक्तिक नैतिकता का भी आधार। बेंथम का मत है कि राज्य या शासन को अपनी नीतियों, कार्यों, कानूनों का आधार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को बनाना चाहिए ताकि सार्वजनिक सुख में वृद्धि हो। मिल का मत है कि व्यक्ति को भी अपने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इस प्रकार मिल ने मात्र व्यक्तिगत सुख की धारणा का अंत कर दिया और उसने व्यक्ति एवं समाज के हित में व्यक्ति के स्तर पर एकता स्थापित की है। मानवता, बुद्धि व तर्क की दृष्टि से बेंथम की तुलना में मिल का मत अधिक उचित है। सुखों का मापन संभव नहीं। बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर माना था। इस आधार पर यह मत प्रकट किया कि विभिन्न सुखों की नापतोल संभव है, उनकी तुलना भी की जा सकती है। किंतु मिल का मत है कि विभिन्न सुखों में मात्रा के साथ गुणों का भी अंतर होता है। मिल का निष्कर्ष है कि गुणों की नापतोल संभव नहीं होती, अतः सुखों का मापन भी संभव नहीं है। अगला है स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है, साधन नहीं। बेंथम ने जीवन का एकमात्र सर्वोच्च साध्य सुख को माना है। उसका मत है कि व्यक्ति व राज्य का अंतिम लक्ष्य अधिकतम स्वतंत्रता नहीं अपितु अधिकतम सुख की प्राप्ति है। जब स्वतंत्रता द्वारा सुख में वृद्धि हो तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जब स्वतंत्रता सुख की वृद्धि में बाधक हो तो उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। मिल का मत है कि स्वतंत्रता स्वयं में साध्य होती है, यह सुख वृद्धि का साधन मात्र नहीं है। उसका मत है कि सुख की तुलना में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का विशेष महत्व है और ऐसा विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। वस्तुतः मिल ने स्वतंत्रता के उपयोगितावादी दृष्टिकोण का खंडन किया है और स्वतंत्रता के नैतिकतावादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अगला है इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। बेंथम का मत है कि उसका उपयोगितावादी सिद्धांत विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए समान रूप से लाभकारी है और अनुकरणीय है। उसने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत की दृष्टि से सभी देशों के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उचित माना, किंतु मिल का मत है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था के निर्धारण में उस देश के इतिहास, परंपरा, संस्कृति आदि के तत्वों का पर्याप्त महत्व होता है। अतः सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से सभी देशों के लिए लोकतंत्र शासन का समर्थन नहीं किया जा सकता। मिल ने ऐतिहासिक सापेक्षवाद को स्वीकारा है। अगला है आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया और उसका मत था कि सभी व्यक्ति अपना आर्थिक हित समझते हैं और जब सभी अपने अपने आर्थिक हित के लिए कार्य करेंगे तो सहज ही संपूर्ण समाज की आर्थिक उन्नति होगी और सुख में वृद्धि होगी। किंतु मिल का मत है कि सभी व्यक्तियों में न तो समान शक्ति व योग्यता होती है और न संपत्ति अर्जन के साधन सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अतः सभी व्यक्ति अपने आर्थिक हित की प्राप्ति में भी समर्थ नहीं हो सकते। मिल का निष्कर्ष है कि राज्य को चाहिए कि वह व्यक्ति के आर्थिक विकास की बाधाओं को समाप्त करे। मिल के अनुसार भूमि के बारे में निजी संपत्ति की परंपरा अनुचित है और राज्य को मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए।
इस प्रकार मिल आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की बेंथम की नीति का विरोधी है और इस क्षेत्र में राज्य के उचित हस्तक्षेप को जरूरी मानता है। ये मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधन हैं। इस संबंध में मैक्सी का मत है कि बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और संतों के समाज में साधुता को। मिल का निश्चित मत था कि चाहे कोई भी समाज हो उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता होनी चाहिए। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में अत्यधिक परिवर्तन तो किए किंतु वह स्वयं कोई नया सिद्धांत देने में असमर्थ रहा। ये सेवा इनका मत है। धन्यवाद।